हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करते हैं। मेंडल ने जो लॉज दिए थे, 3 लॉज, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गेमीट्स और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो तीनों लॉज को एक्सप्लेन करते हुए उसने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था कि क्या चीज है जो आगे ट्रांसफर हुई है। नो फिजिकल प्रूफ, क्या चीज जा रही है। उसने सिर्फ क्या कहा था कि सम फैक्टर इज गोइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय शोइंग द डोमिनेंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फिजिकल प्रूफ ना होने की वजह से भी क्या चीज है, वो फैक्टर क्या है जो अगली जनरेशन में जा रहा है, इसलिए मेंडल को के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था मेंडल का वो यही था कि फिजिकल प्रूफ नहीं था उसके पास अपने फैक्टर्स के लिए। लेकिन बाद में जो रीडिस्कवरी हुई मेंडल की इन 1900 में दोबारा रीडिस्कवरी हुई मेंडल की बाय 3 साइंटिस्ट, डी वेरिस, कॉर्न एंड इशरमार्क। उन्होंने क्या है, दोबारा से मेंडल के काम को उठाया और बताया कि मेंडल जो कह रहा था वो बिल्कुल सही थी। उसके 2 साल बाद ही इन 1902 2 साइंटिस्ट आए, सॉटन एंड बोवेरी। उन्होंने मेंडल के जो फैक्टर्स थे उनका फिजिकल प्रूफ देकर मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन किया। मेंडल की जो इनहेरिटेंस थी उसका साइटोलॉजिकल बेस बनाया, मतलब फिजिकल, सेल, क्रोमोसोम, इनके बेसिस पर उन्होंने मेंडल के इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। इसलिए नाम पड़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए जो मेंडल के लॉ से बिल्कुल रिजेंबल करते थे। सबसे पहला जो पॉइंट था वो यही था, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर एज द जीन्स। क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे पाए जाते हैं? पेयर में। ऐसे जैसे मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर। उन्होंने क्या कहा कि फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं और एक टाइम में केवल 2 ही एलिलिक फॉर्म एक फैक्टर की किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकती हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम डिवाइड, दिस गिव आइडिया दैट जीन्स आर कैरिड ऑन द क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन मतलब जब सेल से गेमीट्स बन रहे हैं तो क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। यही बात उन्होंने कही थी कि गेमीट फॉर्मेशन के टाइम केवल वन ऑफ द एलिलिक फॉर्म गोज टू वन ऑफ द गेमीट। तो वो जो फैक्टर की बात कर रहा था वो कहाँ पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे फैक्टर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे ऐसे ही हमारे सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। और अलग अलग सेल में चले जाते हैं। जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि मेटाफेज प्लेट पर सारे क्रोमोसोम अपने आप को एक ओरिएंटेशन में लगा लेते हैं, फिर एनाफेज में ये सेपरेट होने लग जाते हैं। तो आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, आधे इधर चले गए। फिर दोबारा से मियोसिस 2 हुआ था तो 2-2 क्रोमोसोम हमारे पास हर सेल में चले गए। तो मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते थे? 4 गेमीट्स बन रहे थे। चारों गेमीट्स में क्या हुआ? हमारे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। तो यही बात मेंडल ने कही थी कि अगली जनरेशन में जाते हुए जो फैक्टर हैं केवल एक ही फॉर्म उसकी अगली जनरेशन में जा रही है, दोनों नहीं जा रही हैं। तो ये जो फैक्टर की प्रूफ थी वो किससे मिला हमें?
क्रोमोसोम से मिला कि जैसे मियोसिस के टाइम क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही गैमीट्स में जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल रिजेंबल कर रही थी किसके साथ, मेंडल के फैक्टर्स के साथ रिजेंबल कर रही थी। और चौथी सबसे बड़ी बात, मेंडल ने क्या कहा था कि ये जो फैक्टर्स जाते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसे ही सॉटन और बोवेरी ने कहा कि क्रोमोसोम जो पेयर में प्रेजेंट हैं दे सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये नहीं है कि ये वाला पेयर इसी के साथ जाएगा, तो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं। तो सॉटन और बोवेरी ने मेंडल के फैक्टर्स का एक फिजिकल प्रूफ दिया हमें, वो क्या था, क्रोमोसोम था। और ये जो 4 पॉइंट्स दिए वो बिल्कुल रिजेंबल कर रहे थे मेंडल की इनहेरिटेंस से। तो इससे ये पता चला कि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे वो बिल्कुल सही थे, जो हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी कहती है। ठीक है, तो हमने इससे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की वायलेशन की थी कि भी कुछ जगह पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करता, जैसे आपकी को डोमिनेंस थी या इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी। ऐसे ही हमने थर्ड लॉ किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा था कि कोई भी जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वो क्या है, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से गैमीट्स में जाएंगी। कोई भी ये नहीं है कि दो जीन्स हमेशा ही इकट्ठी जाएंगी। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास एक जीन है, दो जीन है, दे आर इंडिपेंडेंट टू मूव सेपरेट। ये नहीं है कि ये दोनों जीन्स क्या है, इकट्ठी जाएंगी। इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट, इनका इंडिपेंडेंट जाना निश्चित है। ये बात हमें किसने कही थी, मेंडल के थर्ड लॉ ने। लेकिन कुछ जगहों पर क्या देखा गया कि ये जो जीन्स हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करती, मतलब ये दोनों जीन्स एक ही गैमीट में जाएंगी, ये अलग नहीं होंगी। वो कंडीशन जो है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। तो लिंकेज क्या हुआ, इनहेरिटेंस ऑफ जीन, इनहेरिटेंस मतलब अगली जनरेशन में जाना, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स टुगेदर ऑफ सेम क्रोमोसोम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं वो हमेशा कैसे इनहेरिटेंट होंगी, इकट्ठी ही इनहेरिटेंट होंगी। बहुत कम चांसेस रहेंगे कि ये जीन्स क्या हो जाएं, अलग हो जाएं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, मियोसिस के टाइम ये अलग हो जाएं। तो इस कंडीशन को कि जब कोई जीन्स इकट्ठी इनहेरिटेंट हो रही हैं, क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। क्या कहलाएगा, लिंकेज। तो लिंकेज को एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मॉर्गन। उन्होंने सबसे पहले लिंकेज को एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या देखा कि जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, उसमें उन्होंने दो कैरेक्टर्स देखे, या हम कहें दो कैरेक्टर्स की जीन्स देखी। दो कैरेक्टर्स वो कौन से थे, एक तो येलो बॉडी और दूसरा था वाइट आई। ये दो कैरेक्टर्स हो गई, मतलब दो जीन्स। इसके अपोजिट क्या होगा कैरेक्टर, इसका मतलब एलीलिक फॉर्म क्या होगी, ब्राउन बॉडी और रेड आई। ठीक है, तो दो एलीलिक फॉर्म्स मिल रही थी बॉडी के कलर की भी। फ्रूट फ्लाई की बॉडी कलर की दो एलीलिक फॉर्म थी, एक येलो बॉडी आ रही थी, एक ब्राउन बॉडी आ रही थी। ऐसे ही आई कलर की भी व्हाइट आईज थी और रेड आई थी। इनमें से ये दोनों कैरेक्टर्स ब्राउन बॉडी और रेड आई आर डोमिनेंट। तो मॉर्गन ने क्या देखा कि जो फ्रूट फ्लाई है उसमें
मान लो ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, हमने एक फीमेल ले लिया जिसकी येलो आईज और वाइट बॉडी थी। ये क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। इसको क्रॉस कराया मेल के साथ जिसकी क्या थी? ब्राउन बॉडी और रेड आईज। ये ले लिया हमने मेल, तो इसके सामने भी क्या होगा बच्चे? तभी ये येलो बॉडी व्हाइट आई बनेगा ना, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम पर दोनों ही एलीलिक फॉर्म क्या होंगी? एक जैसी होंगी। तो ये भी हम होमोजाइगस कंडीशन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? येलो बॉडी एंड व्हाइट आईज। ये क्या बनेगा? ब्राउन बॉडी और रेड आईज। तो इस तरह की दो तरह की फ्लाइज उन्होंने देखी। फिर उन्होंने क्या स्टडी किया? यहां से जो गेमीट बन रहे हैं वो क्या होंगे? ये यहां से बना, ये इनमें फ्यूजन हो जाएगा तो कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा? ये कैपिटल Y और कैपिटल W क्या है? डोमिनेटिंग है। तो F1 जनरेशन में सारे ऑर्गेनिज्म हमें कैसे मिलेंगे? ब्राउन बॉडी, रेड आई। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन देखी, F2 जनरेशन देखने के लिए क्या करेंगे? जो F1 जनरेशन में डॉटर्स आए हैं उनको हम कैसे बिहेव करेंगे? एज ए पेरेंट्स। सॉरी, ठीक है। ये हमने क्या बना लिए? एक मेल बना लिया और एक क्या बना लिया? फीमेल बना लिया। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता था कि यहां पर इन जीन्स दे आर इंडिपेंडेंटली टू गो विद दिस, मतलब इंडिपेंडेंट है कि कैपिटल Y कैपिटल W के साथ चला जाए, कैपिटल Y स्मॉल w के साथ चला जाए, स्मॉल y कैपिटल W के साथ चला जाए और स्मॉल y स्मॉल w के साथ चला जाए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें ये कहता है कि हर एलीलिक फॉर्म किसी भी जीन की इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ भी जा सकती है ना। तो यहां से जो 4 तरह के गेमीट्स बनने हैं वो ये बनने हैं। कैसे बनेंगे? ये बना, ये बना, ये बना और ये बना, है ना। ये 4 तरह के गेमीट्स बनेंगे। ऐसे ही यहां से अब जब ये 4 तरह के गेमीट्स बने थे तो रेशो क्या आनी चाहिए थी? 9:3:3:3:1, या हम कहें ये चारों गेमीट्स आर प्रोड्यूस इन इक्वल नंबर। 25% ये बने, 25% ये बने, 25% ये बने, 25% ये बने। मतलब हर गैमीट की बराबर एबिलिटी है टू प्रोड्यूस, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। लेकिन मॉर्गन ने क्या देखा कि जो फ्रूट फ्लाई है उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहे, उसमें वो वाले गैमीट्स ज्यादा बन रहे हैं जो पेरेंट्स के थे। पेरेंट्स में क्या था? ब्राउन आई और रेड आई, मतलब कि ये वाला, और दूसरा क्या था? येलो बॉडी और व्हाइट आई, ये वाला। ये दोनों गेमीट्स क्या हैं? ज्यादा अमाउंट में बन रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 98%। सिर्फ 2% पॉसिबिलिटी आ रही है कि ये वाले गेमीट्स भी बने, नए कॉम्बिनेशन भी बने। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि वो जीन्स
जो पास मतलब कि जो पेरेंटल करेक्टर था, पेरेंटल करेक्टर की गैमीट्स क्या हैं, ज्यादा बन रहे हैं। मतलब येलो ब्राउन बॉडी हमेशा किसके साथ जाएगी, रेड आई के साथ ही जाएगी। या हम कहें येलो बॉडी हमेशा किसके साथ जाएगी, व्हाइट आई के साथ जाएगी। नया कॉम्बिनेशन बनने का मतलब येलो बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई के नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस क्या है, कम है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो दो करेक्टर हैं, क्या, ब्राउन बॉडी और रेड आई, इनकी जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम पर बहुत पास हैं। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि ब्राउन बॉडी और रेड आई की जो जीन्स हैं क्रोमोसोम पर वो बहुत पास हैं, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम ये दोनों जीन्स क्या हैं, इकट्ठी चली गई। तो नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस क्या हुए, कम हुए। इसी कंडीशन को कि जब कोई दो जीन्स पास होती हैं, दे आर नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, दे आर असॉर्टिंग टुगेदर, वो इकट्ठी असॉर्ट हो रही हैं गैमीट में, अलग अलग नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंट नहीं हो रही है, YW से अलग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये बहुत पास हैं। क्याजमेटा शायद अगले पॉइंट पर बन गया, इनके बीच में बन ही नहीं पाया। म्योसिस के टाइम हम क्याजमेटा पढ़ते थे ना, तो उसमें क्या है, क्याजमेटा में क्या होता है, सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाती हैं, वो उसके साथ जुड़ जाता है, वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो चांसेस क्या रहते हैं, जैसे मैं कहूं कैपिटल Y था, ये कैपिटल W था, इधर क्या है स्मॉल y और स्मॉल w। मान लो ये क्या हो रहा है, यहां से क्रॉस हो गया, यहां से क्रॉस हो जाएगा तो ये कैपिटल Y स्मॉल w के साथ चला गया और स्मॉल y कैपिटल W, ये नया कॉम्बिनेशन आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्यों, क्योंकि ये जो जीन्स हैं कैपिटल Y और कैपिटल W बहुत पास हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर हो रही थी तो क्रॉसिंग ओवर अगले पॉइंट से हो गई। तो क्या हुआ, ये दोनों कैरेक्टर्स या ये दोनों जीन्स कहाँ चली गई, इकट्ठी चली गई, ऐसे ही बन गया। इसलिए ज्यादा नंबर किन का आ रहा है गैमीट्स का, जैसे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स कैसे थे, स्मॉल y के साथ स्मॉल w था, कैपिटल Y के साथ कैपिटल W था। इसी कंडीशन को जब पेरेंटल कैरेक्टर्स के ही गैमीट ज्यादा बन रहे या हम कहें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकेज, कि लिंक हुई है जीन, दे आर नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। तो लिंकेज होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जीन्स आर क्लोज्ड ऑन वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या है, जीन्स बहुत क्लोज्ड हो जाती हैं। लिंकेज हमेशा उसी क्रोमोसोम पर ही पाई जाएगी। हम ये नहीं कह सकते एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है Y यहाँ पर और दूसरा W, इनमें कोई लिंकेज नहीं है। लिंकेज मिलेगी कहाँ पर, जहां पर एक ही क्रोमोसोम की बात करेंगे हम, कि लिंकेज क्या है, जब दो जीन्स या दो कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पर बहुत पास होते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है, लिंकेज। तो लिंकेज आने की वजह से जो पेरेंटल कैरेक्टर है, पेरेंटल कैरेक्टर क्या था, येलो बॉडी और व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी और रेड आई, वो ही ज्यादा आ रहा है। कितना, अप्रोक्सीमेट 98%। नया कॉम्बिनेशन क्यों बनेगा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं पाई, इसलिए क्या है, नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस क्या हुए, कम हुए, बहुत कम। 2% ही कंडीशन ऐसी आई जहां पर नया कैरेक्टर आ सकता था कि येलो बॉडी रेड आई के साथ चली जाए, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई के साथ चली जाए। तो ये जो कंडीशन है कि जब नई चीज बन रही है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ, नॉन पेरेंटल जीन्स कंबाइन हो जाए, नॉन
पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कि नए कॉम्बिनेशन मिल गए। नए कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि येलो बॉडी के साथ क्या चला गया, रेड आई, ब्राउन बॉडी के साथ क्या चला गया, व्हाइट आई। नए कॉम्बिनेशन, नए गेमीट्स बन गए हैं, जिसकी वजह से नया कैरेक्टर दिखाई देगा जो पेरेंट्स का नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स तो कैसे थे, येलो बॉडी और व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी और रेड आई। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत कम मिल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर्स क्या हैं, लिंक्ड हैं। ये दोनों जीन्स क्रोमोसोम पर बहुत पास पास प्रेजेंट है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर के टाइम ये अलग नहीं हो पाई। ठीक है, तो मॉर्गन ने सबसे पहले ये कैरेक्टर किसमें देखा, फ्रूट फ्लाई में देखा। अब मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई ही क्यों स्टडी किया, रीजन क्या था इसको लेने का? सबसे पहला रीजन था कि इसको फ्रूट फ्लाई को ग्रो कराना आसान था। फ्रूट फ्लाई कैन बी ग्रोन इजीली इन लैब। लैब में इजीली ग्रो कराया जा सकता था इसको, सबसे पहला कंडीशन ये थी। दूसरा क्या हुआ कि इसकी जो लाइफ साइकिल थी सिर्फ 2 वीक्स की थी, तो हर 2 हफ्ते के बाद क्या है, आप नई जनरेशन स्टडी कर सकते हो। तो आप 1 मंथ में अप्रोक्सीमेट 2 जनरेशन स्टडी कर रहे हो, तो जल्दी से जल्दी स्टडी करने के लिए क्या है, लाइफ साइकिल छोटी होनी जरूरी है। मेटिंग करना क्या था, आसान था, मतलब फर्टिलाइजेशन कराना क्या था, आसान था। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट मेल और फीमेल आप देखकर बता सकते थे कि ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। दोनों मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट आपको दिखाई दे रहे थे, तो डायेशियस कंडीशन थी यहाँ पर, और उनमें मेटिंग कराना क्या था, आसान था। मेटिंग कराने के बाद इस फ्लाई को इजीली आप माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते थे। मतलब आप जो ये हम बात कर रहे हैं बॉडी पर, येलो बॉडी, आपकी आई कलर, वो आप इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। तो इन कैरेक्टर्स की वजह से ही क्या है, मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को स्टडी किया। जैसे मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया, ऐसे ही लिंकेज को मॉर्गन ने सबसे पहले फ्रूट फ्लाई में देखा। और फ्रूट फ्लाई में देखने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि ये इजीली ग्रोन फ्लाई थी, और मेटिंग पीरियड या हम कहें लाइफ साइकिल क्या थी, बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से आप कई जनरेशन को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा लिंकेज और रिकम्बिनेशन। लिंकेज की वजह से नए कॉम्बिनेशन कभी नहीं आएंगे, ये दोनों अपोजिट टर्म्स हैं। लिंकेज जहां हो गई वहां पर रिकम्बिनेशन कम होगी, जहां पर रिकम्बिनेशन हो गई इसका मतलब वहां पर लिंकेज नहीं है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम लिंकेज का नंबर कैसे बता सकते हैं, लिंकेज नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोसोम। हैप्लॉयड क्रोमोसोम, जैसे मैं कहूं हमारे ह्यूमन बीइंग्स में कितने लिंकेज ग्रुप्स हैं, 23। किसी भी ऑर्गेनिज्म में लिंकेज ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, जितने उसके अंदर हैप्लॉयड क्रोमोसोम है उतने ही लिंकेज ग्रुप है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीन तो उस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो लिंक्ड हैं। तो लिंकेज ग्रुप किसके बराबर होगा, हमेशा हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा अपोजिट टर्म्स है, लिंकेज और रिकम्बिनेशन। जहां पर लिंकेज है वहां पर रिकम्बिनेशन नहीं आएंगे, अगर रिकम्बिनेशन हो रही है तो लिंकेज नहीं है। ठीक है, थैंक यू।